हेलो व्यूअर्स, आ चुके हैं अपने फंडामेंटल राइट के हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ आज हम लोग कवर करेंगे आर्टिकल नंबर 12 यानी स्टेट, जिसे हिंदी में हम लोग राज्य भी कह रहे हैं। राज्य जो कि स्टार्टिंग ही है फंडामेंटल राइट की, या तो ये कह लीजिए जब भी फंडामेंटल राइट स्टार्ट हो रहे हैं 12 से, आपको पहला ही तोहफा राज्य को समझने के लिए दे दिया गया कि लो आर्टिकल 12 इसमें लिखा है राज्य, इसमें स्टेट, अब इसको समझो। क्यों समझो? क्योंकि राज्य जानना पूरे आर्टिकल में आपको जो 12 से लेकर 35 तक है पूरी हर जगह काम देगा। क्योंकि जो भी फंडामेंटल राइट आपको मिले हैं वो किसके विरुद्ध मिले हैं? राज्य के विरुद्ध मिले हैं। कुछ हमें पर्सन्स के विरुद्ध भी मिले हैं, तो मैंने वो डिस्कस किया हुआ है ऑलरेडी पिछले लेक्चर में। अगर आपने नहीं देखा तो डायरेक्टली मूव करिए उस लेक्चर में, पहले उसको समझिए, जानिए। उसमें डिटेल हम लोगों ने इंट्रोडक्शन देखा था और काफ़ी डीप में उसकी चीज़ें को समझा था। वहाँ समझ लीजिए फंडामेंटल राइट को, फिर यहाँ पे आप आर्टिकल में एंटर करिए, तो आपका वहाँ एक आइडिया डेवलप हो जाएगा कैसे कैसे चीज़ें चल रही हैं फंडामेंटल राइट में, क्या फंडामेंटल राइट है, किसके विरुद्ध जाते हैं, कब जाते हैं, क्या होता है, तो वो सारी चीज़ें वहाँ पे हैं। उसके बाद यहाँ आइए, उसके बाद हम लोग फिर आर्टिकल की चर्चा कर रहे हैं आज से। तो इसीलिए स्टेट जरूरी हो जाता है जानना, क्योंकि जितने भी फंडामेंटल राइट मिले हैं हमें, उसको प्रोटेक्ट कराने की जिम्मेदारी किसकी? राज्य की। और राज्य की जिम्मेदारी, अगर प्रोटेक्शन हमें नहीं मिला, अगर हमारा इन्फ्रिंज हो कोई भी फंडामेंटल राइट, तो हम जाएंगे किसके खिलाफ? और जाएंगे भी तो इन्हीं के विरुद्ध, तो जाएंगे तो भाई अब इन्हीं की जिम्मेदारी है। तो इसीलिए हम किसको समझ रहे हैं? सबसे पहले राज्य को समझ रहे हैं। तो राज्य को समझ लेंगे तो हमें आगे की चीज़ें हमारे लिए आसान हो जाए, क्योंकि मेन पर्पस क्या है? हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना है हर पर्सन को। और जब हर पर्सन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे और बाय चांस कभी किसी को प्रोटेक्शन ना मिल पाया, तो उस केस में हम जाएंगे भी तो इन्हीं के विरुद्ध। तो इसीलिए जरूरी होता है सबसे पहले राज्य को समझ लें। पर बहुत सारे हैं स्टूडेंट जो यहीं पे छोड़ के भाग जाते हैं, नहीं राज्य नहीं समझ रहे, राज्य को हम बस मीनिंग देख लिए ऊपर ऊपर, वहीं से हमें क्लियर हो गया। तो ये सबसे बड़ी गलती थी, राज्य को काफी डेप्थ में समझना जरूरी होता है। तो मूव करते हैं इसके आगे और समझते हैं कि आर्टिकल क्या बोल रहा है। तो जैसे ही आप आर्टिकल नंबर 12 में एंटर करेंगे तो वहां पे आपको टोटल 4 चीजें मिलेंगी जो बताए कि यही चीजों में अगर जो कवर हो जाएगा वही राज्य कहलाएगा, या ये चीजें होंगी या इनमें कवर होने वाली कोई चीजें होंगी तो वही राज्य होगा। सबसे पहला बोला सेंट्रल लेवल की बात करेगा, दूसरा स्टेट लेवल की बात करेगा, तीसरा लोकल लेवल, चौथा अदर। अब इस सेंट्रल लेवल पे हम बात कर रहे हैं इंडियन गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट, यानी भारतीय सरकार और संसद की बात कर रहे हैं। जहां भी टर्म सरकार या गवर्नमेंट आ रहा है वहां समझते रहिएगा हम एग्जीक्यूटिव की बात कर रहे हैं, यानी कार्यपालिका की बात कर रहे हैं। दूसरा पार्लियामेंट बोल रहा है, पार्लियामेंट का मतलब संसद, मतलब हमारी विधायिका है। तो दोनों को इंक्लूड कर लिया इसने, ना तो कार्यपालिका को छोड़ा ना तो विधायिका को छोड़ा, इसने डायरेक्टली इसमें इंक्लूड कर लिया। अब आपकी कार्यपालिका में आते कौन कौन है? जैसे आपके प्राइम मिनिस्टर हो गए, प्रेसिडेंट हो गए, और आपके जितने भी मंत्रिमंडल है ये सब कहाँ जाएंगे? आपके कार्यपालिका में आ जाएंगे। आपका जो पार्लियामेंट है, जो संसद है, जो आपकी विधायिका है, उसमें कौन कौन आएगा? वहां पे आ जाएगा लोकसभा, राज्यसभा और आपका प्रेसिडेंट। ये तीनों मिलकर आपकी जो है पार्लियामेंट को कंप्लीट करते हैं। इसी तरह जब आप स्टेट में जाएंगे तो स्टेट में यही चीज़ें हो रही हैं। स्टेट लेवल पे भी एक गवर्नमेंट होगी, मंत्रिमंडल होगा, वहाँ पे भी यही चीज़ें होंगी, लेजिस्लेचर होगा जैसे हम लोग विधानमंडल कहते हैं। तो सेम चीज़ें जैसी सेंटर में थी वैसी ही राज्य में चल रही हैं, थोड़ी सी बदलेंगी कहाँ पे आके? लोकल अथॉरिटीज़ में। तो लोकल अथॉरिटीज़ को हमें समझना है और अदर अथॉरिटीज़ को समझना है। मेन ऊपर की दोनों चीज़ तो अपने आप में क्लियर है। लोकल अथॉरिटीज़ का मतलब समझते रहिएगा लोकल लेवल पे, जहाँ पे हमारी लोकल गवर्नमेंट होती है, जैसे आपकी म्यूनसिपैलिटी हो गया, पार्लियामेंट हो गया। अदर सबसे जो टिपिकल पॉइंट है इसका वो यही है, अदर अथॉरिटीज। इसको डिफरेंट डिफरेंट केस लॉज में सुप्रीम कोर्ट जो है समझा रही है, उसकी मीनिंग निकाल के दे रही है। तो डायरेक्टली मूव करते हैं इसके आगे और समझते हैं कि आगे की चीज़ हमें क्या समझा रही है। बात करते हैं लोकल अथॉरिटीज़ की। तो लोकल अथॉरिटी जो डिफाइंड है वो सेक्शन नंबर 3 का क्लॉज 31 ऑफ जनरल क्लॉजेज एक्ट। अब ये जनरल क्लॉजेज एक्ट जब आप पढ़ेंगे सेक्शन नंबर 3 का 31, तब आपको पता चलेगा लोकल अथॉरिटी है क्या। अब यहाँ तक हमें पहुँचने की पावर कौन दे रहा है? कॉन्स्टिट्यूशन दे रहा है। कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल दे रहा है 367। तो ये पहुंचा रहा है आपको यहाँ तक कि अगर मीनिंग निकालते टाइम, इंटरप्रिटेशन करते टाइम अगर हमें जनरल क्लॉजेज एक्ट की भी हेल्प लेने की जरूरत पड़ी तो वो चीज़ कह रहा है 367 कि आप वहाँ जा सकते हैं। और अगर कोई चीज़ हमें डिफाइन करना है कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर, कहीं अगर हमें डेफिनेशन देखनी है, अंदर ही कोई मीनिंग समझनी है, तो वो दिया 366 आर्टिकल में। तो ये चीज़ समझते रहिएगा कि डेफिनेशन क्लॉज अगर हमें पढ़ना है कॉन्स्टिट्यूशन का तो 366, और जनरल क्लॉजेज एक्ट तक अगर हमें पहुंचना है मीनिंग निकालते हुए, किसी चीज़ की मीनिंग कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियर नहीं दी या दी ही नहीं है, तो उसकी मीनिंग निकालने के लिए हम जो है जनरल क्लॉजेज एक्ट की मीनिंग की हेल्प लेंगे। तो ये बात कह रहा है 367 आर्टिकल, तो इसको देखते रहिएगा। तो ये जो 3 का 31 जो है, 3 का क्लॉज 31, ये कह रहा है कोई भी म्यूनसिपैलिटीज, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, पंचायत, इंप्रूवमेंट और अदर चीज़ें, कुछ एक दो और भी चीज़ें हैं, उनको अपने अंदर जो है इंक्लूड कर रहा है। तो बढ़ते हैं आगे और देखते हैं एक इंपॉर्टेंट केस को जो कि बात कर रहा है पूरी लोकल अथॉरिटीज़ के कैरेक्टर्स जुड़ा। मतलब अगर हम समझें कि किसी भी लोकल अथॉरिटी को हम पहचानेंगे कैसे, उसे क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, तो उनको पहचानने के लिए इस केस में बातें बताई गई हैं। तो केस का नाम है मोहम्मद यासीन वर्सेस टाउन एरिया कमेटी। केस है 1952 का। यहाँ पे पहली बात बोल रहा है कि वो गवर्नमेंट एजेंसी होनी चाहिए और साथ में वो जो है एक लीगली इंडिपेंडेंट एंटिटी होनी चाहिए, मतलब एक बॉडी हो जो अपने आप में इंडिपेंडेंट होकर वर्क कर रही हो। जरूरी नहीं कि वो पूरी तरह कंट्रोल्ड हो स्टेट गवर्नमेंट के या सेंट्रल गवर्नमेंट के, किसी के कंट्रोल में ना कर रही हो काम, मतलब कि मे बी कि वो कंट्रोल में हो पर उसके पास लीगली इंडिपेंडेंट एंटिटी होने के भी फंक्शंस होने चाहिए। कुछ कैरेक्टर ऐसे दिखने चाहिए, कुछ ऐसे उसको फंक्शन उसके पास होने चाहिए कि जिसका वो सबूत पेश कर सके, जिससे हमें ये शो हो कि वो जो बॉडी है वो अपने आप में कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंसी भी रखती है, बजाय स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल के। उनके कंट्रोल के अलावा भी उनकी एक स्पेशल एंटिटी की पहचान है।
दूसरा पॉइंट कह रहा है कि जो अथॉरिटी है, जो बॉडी है, उसका फंक्शन का एरिया होना चाहिए कुछ, मतलब उससे कोई सुनिश्चित एरिया, कुछ डिफाइंड एरिया होना चाहिए जिसके अंडर वो इंडिपेंडेंटली काम कर सके। तीसरे पे यहाँ तीसरा कह रहा है कि वो एक अपने आप में कॉर्पोरेट बॉडी की तरह होनी चाहिए, मतलब सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस हो उसका, एक कानूनी रूप में उसका एग्जिस्टेंस हो, किसी लॉ के द्वारा उसका एग्जिस्टेंस हो उस बॉडी का, और पर वो है कैसी, कॉर्पोरेट बॉडी की तरह। कॉर्पोरेट बॉडी का मतलब ये होता है कि उसके पास पावर है कि वो किसी के विरुद्ध केस भी फाइल कर सकती है, या कोई दूसरा पर्सन उसके विरुद्ध जो है केस फाइल कर सकता है, मतलब उस बॉडी पर भी, उस बॉडी के विरुद्ध भी केस फाइल हो सकता है, क्योंकि उसके विरुद्ध ही केस फाइल होने की हम लोग जुड़ी चर्चा कर रहे हैं, तभी वो यहाँ पे लोकल अथॉरिटी कह रहा है, और लोकल अथॉरिटी कहलाएगा तभी वो आर्टिकल 12 के अंदर जो है राज्य बनेगा। अब इससे आगे बढ़ते हैं। इसी केस में दो तीन बातें और भी बताई गई थी, उनको देख लेते हैं। जैसे इसमें एक बात ये बोली गई कि वो अपने आप में एक इलेक्टेड बॉडी के रूप में होनी चाहिए, मतलब इलेक्टेड बॉडी का मतलब वहाँ के लोगों द्वारा, जिस पर्टिकुलर एरिया में वो वर्क कर रही है उस पर्टिकुलर एरिया के लोगों द्वारा वहाँ पे इलेक्ट की गई बॉडी बनी हो। ठीक है, अब वो इलेक्शन कैसे हो सकता है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हो सकता है। अगला कह रहा है कि गवर्नमेंट के फंक्शंस को और ड्यूटीज़ को परफॉर्म करेगी, मतलब काम कैसा करना है उसे, गवर्नमेंटल काम करना है। अब गवर्नमेंटल काम का मतलब क्या, जो उसको लॉ द्वारा दिया गया होगा कुछ काम, जैसे उसको हेल्थ से जुड़ा कोई मैटर हो, उसको रोड बनवानी हो, उसको टाउन प्लानिंग करनी हो, उसको लाइट्स मैनेजमेंट करनी हो, स्कूल की चीज़ें देखनी हो, तो ये सारे काम कौन करता है, हमारे यहाँ लोकल अथॉरिटीज़ कर रही हैं। उनको अगर कानून कोई स्टैट्यूट मतलब लॉ कोई अगर ये सब कह रहा है करने को, तो ये काम करेंगी। वो टाइम टाइम पे फंड रेज भी कर सकती हैं, जैसे टैक्सेस, चार्जेस, रेट्स और फीस से जुड़े कुछ मैटर को वो इंक्रीज भी कर सकते हैं, उनके पास थोड़ी बहुत पावर होती है, तो वो अपने काम को सुचारू रूप से करने के लिए इन चीज़ों की भी हेल्प ले सकती है। और ये चीज़ें अगर उनके पास हैं, ये पावर हैं, ये सारे उनके पास कैरेक्टरिस्टिक आपको दिख रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं लोकल अथॉरिटी कहलाएंगे, आर्टिकल 12 के अंडर वो राज्य बन जाएंगी। अब तो डायरेक्टली मूव करते हैं आगे, तो देखते हैं अदर अथॉरिटीज़ को। इससे पहले हम ये समझ लें कि हमने आर्टिकल नंबर 12 में अदर अथॉरिटी रखा क्यों। हमने ये इसलिए रखा क्योंकि हम गवर्नमेंट के लिए कोई भी रास्ता देना नहीं चाहते थे, उसके लिए कोई रास्ता हम छोड़ना नहीं चाहते थे कि तुम इस रास्ते से जाके किसी भी पर्सन के फंडामेंटल राइट को अफेक्ट कर दो। बस यही एक रीज़न था कि हमने अदर अथॉरिटी को रखा। अब बीच में आएगी सुप्रीम कोर्ट, टाइम टू टाइम पे आएगी, समझाती रहेगी इसकी मीनिंग को कि अदर अथॉरिटी ये है, अदर अथॉरिटी ये है, तो वो अदर अथॉरिटीज़ आती रहेंगी और इसकी मीनिंग को सुप्रीम कोर्ट और वाइडर बनाती जाएगी। एक लिमिटेड सेंस में स्टार्ट हुआ था इसकी मीनिंग को देना, उसके बाद हम काफ़ी इसकी मीनिंग को वाइडर करते चले गए, हो सकता है फ्यूचर में और वाइडर इसकी मीनिंग हो जाए। तो डायरेक्टली मूव करते हैं अब केस लॉज पे, जहाँ पे इसकी जो है एक संरचना जो है अथॉरिटीज़ की वो स्टार्ट हो जाती है बनना। तो सबसे पहला केस जो है वो यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास वर्सेस शांताबाई, ये केस जहाँ पे सबसे लिमिटेड, जहाँ पे इंटरप्रिटेशन किया गया अदर अथॉरिटीज़ का, सबसे लिमिटेड मीनिंग दी गई इस अदर अथॉरिटीज़ की। यहाँ पे हुआ क्या कि डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट ने ये बोल दिया कि एजिस्डम जनरल्स का यहाँ पे कॉन्सेप्ट हम लगाएंगे, इसको हम यूज़ करेंगे, प्लस इसके माध्यम से उन्होंने बता दिया कि कोई भी गवर्नमेंटल या सॉवरेन फंक्शन अगर कर रहा होगा कोई बॉडी, तो उसी को हम मानेंगे कि वो अदर अथॉरिटी में है। इसको थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। एजिस्डम जनरल्स का मतलब होता है कि अपने से पहले वाली चीज़ों को हम देख के आइडिया लगा लेंगे कि आगे वाली चीज़ का मीनिंग क्या होगा। कि जैसे आप जब आर्टिकल नंबर 12 पढ़ेंगे तो आर्टिकल नंबर 12 में स्टार्टिंग क्या लिखा है, वहाँ पे लिखा था पार्लियामेंट, वहाँ पे लिखा था गवर्नमेंट, वहाँ पे लिखा था स्टेट गवर्नमेंट, वहाँ पे लिखा था लोकल गवर्नमेंट, तो यही सारी चीज़ें तो लिखी थी। तो कुल मिला के हमें क्या दिख रहा था, गवर्नमेंटल और सॉवरेन चीज़ें दिख रही थी। तो इसी के आधार को हम कह रहे हैं एजिस्डम जनरल्स, और इसी को समझते हुए सबसे बाद में क्या लिखा था, सबसे बाद में लिखा था अदर अथॉरिटीज़। तो इसी से ये मीनिंग निकाल रहे हैं कि ऊपर की जो चीज़ें थी उसी के अकॉर्डिंग हम नीचे की चीज़ों को डिफाइन करेंगे, तो मीनिंग जो निकलेगी ऊपर के हिसाब से। तो इसी कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं एजिस्डम जनरल्स। अब यही एजिस्डम जनरल्स के बेस पे वो कह देते हैं कि कोई भी बॉडी जिसका गवर्नमेंटल और सॉवरेन फंक्शन होगा तो वही जो है अदर अथॉरिटी कहलाएगी। तो इसी आधार पर उन्होंने किसी भी पर्सन को, पर्सन का मतलब कोई भी नेचुरल हो, कोई भी नेचुरल पर्सन या ज्यूरिस्टिक पर्सन, ज्यूरिस्टिक पर्सन का आप समझते रहिएगा, मतलब यहाँ पे बात हो रही थी मेन यूनिवर्सिटी की, यहाँ पे बात हो रही थी मेन यूनिवर्सिटी की, तो उन्होंने यूनिवर्सिटी को इस अदर अथॉरिटी में इंक्लूड करने से मना कर दिया। तो यूनिवर्सिटी कॉन्सेप्ट यहाँ पे हो गया खत्म। तो पहला केस तो ये था, ये इतना लिमिटेड यहाँ मीनिंग दिया गया कि गवर्नमेंटल और सॉवरेन फंक्शन। तो अभी भी बहुत चीज़ें बदल रही थी, तो धीरे धीरे सुधार होता गया। सुधार हुआ का उज्जम बाई वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी के केस में, यहाँ पे 1962 का केस आता है और सीधा सीधा बोल देता है कि एजिस्डम जनरल्स जो है आर्टिकल 12 को डिफाइन करने के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। हर जगह आप एजिस्डम जनरल्स मत लगाइए, और खासतौर के आर्टिकल नंबर 12 के लिए यहाँ पे हम एजिस्डम जनरल्स लगाने की जरूरत है ही नहीं कि आप पीछे आगे की मीनिंग देख के आप पीछे की मीनिंग बना रहे हैं। हर चीज़ की मीनिंग यहाँ पे अलग निकल रही है। तो सीधी बात उज्जम बाई में ये कह दिया गया। तो देखते हैं अगला केस। अगला केस है इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड राजस्थान वर्सेस मोहनलाल का केस है 1967 का। ये केस ओवर रूल करता है यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास वर्सेस शांताबाई को। मतलब जो शांताबाई वाले केस में जो बातें कही गई उसको ये पूरी तरह खारिज करता है। उसने कहा था कि गवर्नमेंटल और सॉवरेन फंक्शन इज सफिशिएंट, कि आप जो है अदर अथॉरिटी के अंडर कवर हो जाओगे। ये कह रहा है कि गवर्नमेंटल और सॉवरेन फंक्शन नेसेसरी है ही नहीं तुम्हारे अदर अथॉरिटी में इंक्लूड होने के लिए। इसने क्या बताया, इसने कहा कि जितनी भी अथॉरिटी है, ऑल अथॉरिटी, बस कंडीशन क्या है, वो कॉन्स्टिट्यूशन या किसी लॉ द्वारा अगर बनाई गई है और उनको लॉ द्वारा जो है कुछ पावर दी गई है, तो पावर देने के बाद ये मैटर नहीं करता कि तुम जो है गवर्नमेंटल फंक्शन कर भी रहे हो या सॉवरेन फंक्शन कर भी रहे हो या नहीं कर रहे हो, ये मैटर नहीं करता। इसने पूरी तरह जो है पिछली बातों को ओवर रूल कर दिया जो शांताबाई केस में कही गई थी। और इसके बाद कुछ चीज़ें से बदली क्या,
कि जो यूनिवर्सिटी को इसने बोला था कि यूनिवर्सिटी जो है हमारी स्टेट के अंडर कवर नहीं होगी, अदर अथॉरिटी में कवर नहीं होगी, तो यहाँ पे डायरेक्टली इसी के बाद आता है कि यूनिवर्सिटी को इंक्लूड किया जाने लगा। सबसे पहले पटना हाई कोर्ट जो इंक्लूड करवाती है पटना यूनिवर्सिटी को। इसके बाद हुआ क्या, इसके बाद जब इसका इंटरप्रिटेशन और वाइडर हुआ तो इसी केस में अब क्या जोड़ा गया, 3 बॉडी को जोड़ लिया गया, और वो बॉडीज थी राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, कोचिन देवासन बोर्ड और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। तो यहाँ पे इनको हम अदर अथॉरिटी में इंक्लूड कर रहे हैं। इसके बाद इसी इंटरप्रिटेशन की हेल्प लेते हुए हम आगे बढ़ते हैं, जहाँ पे हमने बात की थी पटना यूनिवर्सिटी क्या हो गई, अब स्टेट हो गई। ये बिलियन इलियन कुछ नहीं है, ये ऐसे लिखा है। तो ये पटना यूनिवर्सिटी को हम स्टेट मान ले रहे हैं इसी के इंटरप्रिटेशन की हेल्प से, जो इसने बातें बताई, जो इसने शांताबाई को ओवर रूल किया। इसी के बाद इसमें चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट को लेकर मैटर उठा, क्या ये अदर अथॉरिटी में आएंगे, तो कहा गया हाँ आएंगे, क्योंकि इनके पास पावर होती है कुछ ऑफिशियल्स को कोर्ट में अपॉइंट करने की। तो आपके पास पावर है, लॉ आपको कुछ पावर दे रहा है कुछ करने की, तो ये पावर के तहत आप जो है क्या है अदर अथॉरिटी में इंक्लूड हो जाएंगे। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट केस आता है सुखदेव सिंह वर्सेस भगत राम का, 1975 का केस है। यहाँ पे ओएनजीसी, जिसे हम लोग ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन जानते हैं, एलआईसी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, आईएफसी इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, इन तीनों बॉडीज़ को आर्टिकल 12 में अदर अथॉरिटीज़ के अंडर जो है कवर किया गया। और इसने सहारा किसका लिया, जो पिछला केस था अभी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड राजस्थान का, उसी के इंटरप्रिटेशन को ध्यान में रखते हुए, उसी को इंटरप्रिटेशन को फॉलो करते हुए वो आगे बढ़ता है और इन तीनों बॉडीज़ को भी अपने आर्टिकल 12 में अदर अथॉरिटी में इंक्लूड कर लेता है। अब होता क्या है कि ये तीनों बॉडी हैं कैसी, ये तीनों हैं स्टैट्यूटरी बॉडी, मतलब एक लॉ द्वारा बनाई गई कॉर्पोरेशंस हैं। तो अब इसमें होगा क्या कि इनके पास पावर भी है खुद की कि ये कोई रूल या रेगुलेशन भी बना सकते हैं। अब रेगुलेशन कैसा, इनके जो एम्प्लॉय होंगे उनकी सर्विस जो होगी उनकी कंडीशन से जुड़ा कुछ, मतलब सर्विस की कंडीशन से जुड़ा कोई भी पावर है इनके पास लॉ बनाने की। तो मतलब ये पावर उनको दे कौन रहा है, जिस लॉ के तहत ये खुद बने हैं वो लॉ इनको पावर दे रहा है कि आप जो है लॉ बना सकते हैं, कोई नियम या विनियम बना सकते हैं, एम्प्लॉय के सर्विसेज के लिए कंडीशन प्रोड्यूस कर सकते हैं आप कुछ भी, कि आपको इन कंडीशन के तहत रहते हुए ये काम करना पड़ेगा। अब होगा क्या कि ये जो रूल्स और रेगुलेशंस होंगे ये अपने आप में एक लॉ का फोर्स रखते होंगे, एक लॉ की जितनी पावर रखते होंगे। तो इसके कारण जितने भी वहाँ के जो एम्प्लॉय होंगे वो भी क्या हुए, एक स्टैट्यूटरी स्टेटस रखते हैं, मतलब लॉ के तहत उनका भी कोई स्टेटस है, क्योंकि उनकी जो पोस्ट होल्ड कर रहे होंगे वो, तो उसका भी अपना एक स्टेटस है। और वो स्टेटस कैसा है, वो स्टैट्यूटरी स्टेटस है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप उन पर्सन्स को डिसमिस या रिमूव नहीं कर सकते जो प्रोविजन लॉ में बताए गए थे उनके विरुद्ध जाके। तो मतलब डिसमिसल या रिमूवल को आपको फॉलो करना पड़ेगा, नियम को, जिस कानून के तहत आप बने हो। मतलब रिमूवल नहीं कर सकते, आप कंडीशन बनाओ पर चलना आपको लॉ के अकॉर्डिंग रहेगा। तो यहाँ से हमें 2-3 चीज़ें ये पता चली कि लॉ के तहत रहते हुए ये बॉडी बनी है और बॉडी को ये पावर दी गई है कि आप रूल बना सकते हैं। तो इसलिए कि इनके पास कुछ पावर भी है कुछ करने की, तो पावर जब तुम्हें मिल गई तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि अब तुम भी लॉ बनाओगे, और लॉ जब बनाने की पावर मिल गई तो अपने आप में तुमको हम अदर अथॉरिटी में उठा के रख लेंगे। और ये इंटरप्रिटेशन कहाँ से आई, ये मीनिंग कहाँ से निकली, ये हमने पिछले केस से समझी, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड राजस्थान वाले केस से। तो वहाँ जब हमने समझा तो इसका मतलब हुआ क्या टोटल, इसका मतलब ये हुआ कि अब जो भी कंडीशन होगी एम्प्लॉय की, तो एम्प्लॉय अपने आर्टिकल 16 के अंडर जो है कॉर्पोरेशन के विरुद्ध जा सकते हैं। मैटर ये हुआ। तो यहाँ आप समझना क्या है कि ये वाला केस जो है फॉलो किसको कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड राजस्थान केस को। उस केस को फॉलो करते हुए उसकी बातों को इंटरप्रिटेशन में जो आई थी, मीनिंग जो आई थी, उन्हीं को वो यहाँ फॉलो कर रहा है। और तभी ओएनजीसी और एलआईसी और आईएफसी को जो है वो अपने यहाँ इंक्लूड कर ले रहा है अदर अथॉरिटी में। अब जो राजस्थान वाला केस था, जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड राजस्थान वाला केस था, उसने कहा क्या था, उसने यही तो कहा था कि कोई भी जितनी भी अथॉरिटीज़ है वो किसी अगर कॉन्स्टिट्यूशन या किसी लॉ के तहत अगर बनी है और लॉ उनको जो है पावर दे रहा है कुछ करने की, अब भले वो करना कुछ भी गवर्नमेंटल काम हो या कोई भी सॉवरेन फंक्शन हो या इनके अलावा हो या ये दोनों ना भी हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो भी अगर तुम इतनी ही कंडीशन अगर पूरी कर रहे हो कि तुम कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ के अंडर अगर बने हो और लॉ तुम्हें कुछ पावर दे रहा है करने की, तो तुम क्या हो जाओगे, तुम अदर अथॉरिटी में कवर हो जाओगे। अब क्या ये ओएनजीसी कौन सा भला काम कर रहे हैं, ओएनजीसी कौन सा पब्लिक वेलफेयर में काम कर रहे हैं, कौन से ये गरीबों की शिक्षा में सहयोग कर रहे हैं, ये तो कुछ नहीं कर रहे, ये तो अपने कॉर्पोरेशन, ये अपने काम कर रहे हैं। बस कंडीशन क्या फुलफिल कर रहे हैं, ये फुलफिल कर रहे हैं कि ये किसी लॉ द्वारा बने हैं और लॉ ने इनको पावर दे रखी है कि आप जो है खुद लॉ बना सकते हो कि जितने भी आपके एम्प्लॉयज़ हैं उनकी सर्विस के कंडीशन से जुड़ा है। तो बस इतनी पावर दी गई है, तो इस कारण इनको जो है क्या मान ले रहे हैं, हम अदर अथॉरिटी में मान ले रहे हैं। तो ये इंटरप्रिटेशन जरूरी है। मूव करते हैं आगे और देखते हैं आगे की बातों को। इसके बाद जो बहुत ही इंपॉर्टेंट केस आएगा वो होगा आर.डी. शेट्टी वर्सेस इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का। तो देखते हैं उस केस को। आर.डी. शेट्टी का केस अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है। क्यों? क्योंकि ये हमें बता रहा है कुछ पॉइंट्स, और उस पॉइंट्स के तहत अगर हम चीज़ों को कवर करें तो वहाँ से हमें सही मायने में मीनिंग पता चलेगी कि कौन कौन जो है अदर अथॉरिटी में आ सकते हैं। तो कहने का मतलब कोर्ट यहाँ पे एक वाइडर इंटरप्रिटेशन दे रही है और वाइडर इंटरप्रिटेशन के फॉर्म में हमें 5 जो है टेस्ट करने के मेथड या मोड हमें प्रोवाइड कर रही है कि ये टेस्ट लो, 5 तरीके हम दे रहे हैं तुम्हें, इनसे अब तुम टेस्ट करना कि ये कोई भी बॉडी जो है अदर अथॉरिटी है कि नहीं है।
तो सबसे पहले इस केस को हम समझ लेते हैं। जो आर.डी. शेट्टी वर्सेस इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का केस है, इसमें हुआ क्या। इसमें ये क्वेश्चन उठ गया, क्या ये कवर होंगे आर्टिकल नंबर 12 के अदर अथॉरिटी में? कौन? इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे बोला गया कि जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी है ये बनी कैसे, ये क्रिएट कैसे हो रही है। तो ये तो हमारी ही पार्लियामेंट द्वारा पास किए गए किसी लॉ के तहत बन रही है। तो पार्लियामेंट में लॉ पास हुआ है तो लॉ के थ्रू बन रही है। दूसरी चीज़ की कंट्रोल किसका यहाँ पे? मेन सेंट्रल गवर्नमेंट का है। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो चेयरमैन और मेंबर्स को अपॉइंट कर सकती है। दूसरी चीज़ उनको टर्मिनेट भी कर सकती है, और जो फंडिंग और जो कैपिटल है वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा प्रोवाइड किया जा रहा है। तो इसलिए इसमें जो है हम इस पूरी अथॉरिटी को, इंटरनेशनल अथॉरिटी को, एयरपोर्ट की अथॉरिटी को हम इसमें कवर कर ले रहे हैं। अब मेन जो बातें हैं यहाँ पे वो ये 5 पॉइंट ही डिफाइन करेंगे। वो यही 5 बातें एक्सप्लेन कर रहे हैं कि क्या क्या चीज़ें होंगी जिनसे हम समझ सकते हैं कि ये अदर अथॉरिटी में आएगा कि नहीं। तो उन टेस्ट को हम लोग देखते हैं कैसे में चेक करना है। तो पहला पॉइंट कह रहा है कि फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ स्टेट जो है मेन फंडिंग सोर्स होगा किसी भी बॉडी का अगर, तो वो बॉडी कवर होगी आर्टिकल नंबर 12 के अदर अथॉरिटी में। मतलब कोई भी बॉडी है जिसके शेयर कैपिटल, जो पूरे शेयर कैपिटल है वहाँ के जो फंडिंग कौन कर रहा है? वो गवर्नमेंट कर रही है। तो वो गवर्नमेंट के फंड से अगर आ रहा है पूरी तरह, तो वो क्या कहलाएगी? वो हमारी हो जाएगी आर्टिकल 12 के अंदर अदर अथॉरिटी। दूसरा कह रहा है कि अगर पूरी तरह कंट्रोल किसका है? गवर्नमेंट का है, राज्य का है, तो वो भी बॉडी हमारी जो है अदर अथॉरिटी में कवर हो जाएगी। तीसरा कह रहा है कि अगर कोई बॉडी ऐसी है जो गवर्नमेंटल फंक्शन कर रही है, भले वो गवर्नमेंट हो चाहे ना, उससे मतलब नहीं है, वो गवर्नमेंटल फंक्शन बस कर रही है। गवर्नमेंटल फंक्शन मतलब कैसा कि मान लो कि गरीबी दूर करने के लिए वो कुछ फ्री काम कर रही है, हो सकता है कि वो फ्री शिक्षा दे रही है, फ्री इलाज करवा रही है, तो ऐसे भी जो रोड बनवा रही है, तो ऐसे फंक्शन जो गवर्नमेंट जो है पब्लिक वेलफेयर में करती है, जो पब्लिक इंपॉर्टेंस से जुड़े हैं, या अदर गवर्नमेंटल फंक्शन, तो ये सारे अगर कोई काम कर रहा है तो वो भी बॉडी हो जाएगी अदर अथॉरिटी में कवर। अगला कह रहा है कि जो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट है उसको किसी कंपनी को हमने ट्रांसफर किया, किसी कॉर्पोरेशन को दे दिया। जैसे मान लीजिए कोई कंपनी है, उसको कोई भी एक डिपार्टमेंट अपना जो है गवर्नमेंट दे रही है कि जाओ तुम अब काम करो इस पर। जैसे मान लीजिए कि आज के टाइम में कोई भी गवर्नमेंट कोई रिसर्च अगर एजेंसी है, तो उस रिसर्च एजेंसी के पास इतनी फंडिंग नहीं है, तो इतना पैसा ना होने के कारण उसने क्या किया, गवर्नमेंट ने उठा के ये काम पूरा रिसर्च वाला, ये पूरी जो है अथॉरिटी दे दी टाटा कंपनी को। तो ये टाटा कंपनी को जब ये परफॉर्म करेगी वाला फंक्शन रिसर्च वाला, तो ये इस पर्टिकुलर रिसर्च के दौरान वो क्या होगी, आर्टिकल 12 के अंदर जो है अदर अथॉरिटी में स्टेट मानी जाएगी ये चीज़। आखिरी पॉइंट कह रहा है कि यदि गवर्नमेंट यानी स्टेट अगर किसी भी कॉर्पोरेशन को मोनोपोली का स्टेटस दे देती है या प्रोटेक्ट करती है उसकी मोनोपोली, तो वो जो कॉर्पोरेशन होगी जिसको मोनोपोली मिली है वो भी आर्टिकल 12 के अंडर जो है राज्य की डेफिनेशन में आ जाएगी अदर अथॉरिटी के थ्रू। तो ये चीज़ होगी, मान लीजिए कि गवर्नमेंट के जो रेलवे वाला काम हो रहा है वो उठा के कल को अंबानी जी को दे दिया जाए और कहा जाए कि रेलवे का जितना भी काम होगा अब सारा आप ही देखेंगे, तो मोनोपोली रेलवे किसकी हो गई? अब ये पूरी मोनोपोली हो गई किसकी? अंबानी जी की। तो अंबानी की जो रिलायंस कंपनी है उसको मिल गई मोनोपोली। तो ये जो रिलायंस कंपनी होगी जब रेलवे को कवर कर रही होगी, रेलवे के प्रोविजंस को जब कवर कर रही होगी, तो वो यहाँ पे आर्टिकल नंबर 12 में आ जाएगी अदर अथॉरिटी में। तो ये रहेगी इतनी बातें इस केस में जो समझाने के लिए बताया गया था कि ये 5 पॉइंट होंगे, तब तुम किसी को अदर अथॉरिटी में स्टेट मान लेना। अब बढ़ते हैं इसके आगे, देखते हैं अगला केस है सोम प्रकाश वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1981 का केस है। यहाँ पे भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन को हम आर्टिकल नंबर 12 के अंडर हम अदर अथॉरिटी में राज्य बना ले रहे हैं। अब यहाँ पे एक बात और बोली गई, अगर कोई बॉडी है उसको, अगर हम कोई अथॉरिटी है उसको हम कॉन्स्टिट्यूशन या किसी लॉ द्वारा हम उसको बना रहे हैं और उसको पावर दे रहे हैं, पावर किस चीज़ की दे रहे हैं कि तुम जो है कोई भी अब कॉमर्शियल एक्टिविटी कर सकते हो, तुम्हें हम कॉमर्शियल एक्टिविटी करने की हम पावर दे रहे हैं, तुम कैरी करो कोई भी कॉमर्शियल एक्टिविटी, या दूसरी चीज़, या हम तुम्हें पावर दे रहे हैं कि तुम प्रमोट करो कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। तो ऐसी कोई भी बॉडी जिनको हम कॉन्स्टिट्यूशन या लॉ द्वारा बना के ये पावर दे रहे हैं, तो वो बॉडी भी आर्टिकल नंबर 12 के तहत जो है क्या हो जाएंगी, राज्य कहलाएंगी। अगले केस पे आते हैं, अजय हसिया वर्सेस खालिद मुजीब। बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, 1981 केस है। आर.डी. शेट्टी के बाद यही एक इंपॉर्टेंट केस आ रहा है जो बता रहा है 6 पॉइंट टोटल। आर.डी. शेट्टी हमने देखा वो टोटल 5 पॉइंट बता रहा है अदर अथॉरिटीज़ में हमको बॉडी समझने के लिए कि ये 5 पॉइंट अगर होंगे तो हम यहाँ पे अदर अथॉरिटी में किसी भी अथॉरिटी को इंक्लूड कर लेंगे, किसी बॉडी को, किसी भी कॉर्पोरेशन को हम इंक्लूड कर लेंगे। उसी तरह अजय हसिया केस आ रहा है, वो टोटल कितने पॉइंट बता रहा है, 6 पॉइंट बता रहा है, जिसमें से 4 पॉइंट तो वो उठा रहा है आर.डी. शेट्टी वाले, उन्हीं को एकदम कॉपी कर रहा है। उसके पहले हम जो स्टार्टिंग के 2 पॉइंट है उसमें बस हल्का फुल्का डिफरेंस है, कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस हल्का सा इंटरप्रिटेशन का फर्क है। तो जो नीचे के जो इनके 4 पॉइंट बचेंगे वो आपको मैं बताऊंगा नहीं, वो आपको आर.डी. शेट्टी वाले पॉइंट नंबर 2 से लेकर 5 तक वाले वही पढ़ने हैं। जो स्टार्टिंग के 2 पॉइंट है बस उसी का अंतर है। तो जो पहला पॉइंट कह रहा है, पहला पॉइंट यहाँ पे ये कह रहा है कोई भी बॉडी है वो आएगी अब अथॉरिटी में, अदर अथॉरिटी में कि नहीं, इसको हम कैसे डिसाइड करेंगे। अब यहाँ पे हम ये चेक करेंगे गवर्नमेंट कैपिटल कितना है उस अथॉरिटी में, उस बॉडी में, उस कंपनी में, उस कॉर्पोरेशन में गवर्नमेंट का कितना शेयर है, तो वो शेयर को हम देख के डिसाइड करेंगे कि ये अदर अथॉरिटी में आएगी कि नहीं आएगी। अब दूसरा पॉइंट यहाँ पे क्या कह रहा है, दूसरा पॉइंट कह रहा है कोई कॉर्पोरेशन है उसके सारे खर्चों को, लगभग सारे खर्चे कौन उठा रहा है, स्टेट अगर फाइनेंस कर रहा है उसके सारे खर्चों को, तो ऐसी बॉडी को हम आर्टिकल नंबर 12 के अंडर हम अदर अथॉरिटी मान लेंगे। ये बात हो गई। अब जो इसके आगे के जो टोटल 4 पॉइंट है वो कवर हो रहे हैं आर.डी. शेट्टी वाले केस से। आर.डी. शेट्टी वाले 2 से लेकर आप 5 तक वाले पॉइंट पढ़ लीजिए, वो सारे जो है यहाँ पे सेम है।
एक बार रीड कर दे रहा हूँ मैं उनको। जो दूसरा पॉइंट कह रहा था कि पूरा कंट्रोल किसका होगा, स्टेट का होगा। अगला कह रहा है कि आप कोई गवर्नमेंटल फंक्शन कर रहे हैं, मतलब कोई पब्लिक इंपॉर्टेंस के लिए काम कर रहे हैं। अगला कह रहा था कि गवर्नमेंट जो है कोई अपना डिपार्टमेंट जो है गवर्नमेंट का उसको ट्रांसफर कर दे रहे हैं किसी भी कॉर्पोरेशन को। अगला कह रहा था कि कोई भी मोनोपोली जो है कन्फर की जा रही दी जा रही है किसी कॉर्पोरेशन को, कोई भी मोनोपोली का स्टेटस दिया जा रहा है। तो ये सारे पॉइंट यहाँ भी कवर किए गए। तो देखते हैं अगला केस। अगला केस है बीसीसीआई को लेकर। क्वेश्चन उठ गया बीसीसीआई को लेकर, क्या वो आर्टिकल नंबर 12 में अदर अथॉरिटी में कवर होगी? तो सीधा सीधा जी टेलीफिल्म वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, और एक केस है बीसीसीआई वर्सेस क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बिहार एंड अदर, 2016 का केस है, और ये जी टेलीफिल्म का केस है 2005 का। इन दोनों केस में कह देगा बीसीसीआई स्टेट नहीं होगी। अब क्यों नहीं होगी इस पर हम लोग ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे, सीधे सीधे ये जानते रहिए बीसीसीआई को स्टेट हम नहीं मान रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं जुडिशरी को लेकर। जुडिशरी के बारे में कोई भी जिक्र नहीं हुआ है आर्टिकल नंबर 12 में। यहाँ पे केस लॉस से चीज़ें निकल के आ रही हैं, और जब उन केसेस को हम कंक्लूड करेंगे तो हमारे सामने कुछ बातें जो सामने आएंगी वो ये आएंगी कि जुडिशरी के दो फंक्शन है मेनली, एक तो जुडिशियल फंक्शन, एक है एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन। मतलब एक प्रशासनिक है और एक न्यायिक फंक्शन है उनका। तो जब भी वो न्यायिक कार्य कर रही होगी, न्यायिक फंक्शन अगर परफॉर्म कर रही होगी, तो वहाँ पर हम उसको राज्य नहीं मानेंगे। पर जब भी वो प्रशासनिक कार्य कर रही होगी, प्रशासनिक कार्य का मतलब कि जैसे मान लो किसी भी जजेस का ट्रांसफर हो रहा हो, या हो सकता है किसी एग्जाम को कंडक्ट करवाना हो सकता है कि अपने ही कोर्ट के अंदर किसी को जॉब लगी, किसी की जॉब हो, कोई भी पोस्ट निकली हो, उससे थोड़ा कोई अपॉइंटमेंट करवाना हो, तो वो ये सब चीज़ों से जुड़ा जो भी मैटर होगा वो एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन है, क्योंकि वहाँ पे कोई जजमेंट थोड़ी नहीं दिया जा रहा है, कोई डिसीजन थोड़ी नहीं दिया जा रहा है। ये तो कार्य है अंदर के कि प्रशासन ढंग से हम चला सकें। इसलिए तो जब भी आप प्रशासनिक कार्य कर रहे होंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन कर रहे होंगे, तब आपको हम आर्टिकल नंबर 12 के अंदर जो है राज्य मानेंगे। जब आप जुडिशियल फंक्शन कर रहे होगे, डिसीजन दे रहे होगे, तब हम आपको राज्य नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि अगर हम आपके डिसीजन के दौरान आपको अगर हम आर्टिकल नंबर 12 में कवर करने लगते, तब तो आप हमेशा जिंदगी भर डरते कि हम डिसीजन दें कि ना दें। इसीलिए इंडिपेंडेंट जुडिशरी दी गई है हमें। इंडिपेंडेंसी कहाँ पे? जब आप जजमेंट करेंगे वहाँ पे आप इंडिपेंडेंट हैं, हर जगह नहीं। मतलब क्या कि आप डिसीजन देते टाइम एकदम इंडिपेंडेंटली फ्रीली आप काम करिए, आप किसी के दबाव में काम नहीं करेंगे, आपके ऊपर भय नहीं होगा फंडामेंटल राइट का। पर AR अंतुले वर्सेस RS नायक का केस कह रहा है कि हाँ बेशक, क्योंकि जुडिशियल फंक्शन के तहत ये कवर नहीं होती आर्टिकल 12 में, पर वो भी कह रहा है कि ऐसा जजमेंट या ऐसा डिसीजन मत देना कोई भी कोर्ट जो किसी भी पर्सन के फंडामेंटल राइट को इन्फ्रिंज कर जाए। ठीक है, मतलब क्या? फंडामेंटल राइट को वो छीन सकती है बाकायदा कैसे? बस कि वो जो लॉ बताया हो जो तरीका, उसी के तहत रहते हुए अपने से कोई काम ऐसा मत कर देना, जुडिशियल डिसीजन दे देना। तो कहने का मतलब AR अंतुले कहीं ना कहीं उन पर रोक लगा रहा है थोड़ा बहुत, पर उसका कोई बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं है। मेनली जो चीज़ें निकल के आ रही हैं, जुडिशियल फंक्शन रहेगा तो वो स्टेट नहीं होगा। जब एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन होगा तो आर्टिकल 12 के अंडर उसको हम राज्य मान लेंगे, क्योंकि हमारी जुडिशरी इंडिपेंडेंटली काम करने के लिए बनी है। अगर हम उनके ऊपर जुडिशियल फंक्शन पे रोक लगाते तो वो इस डर में कि कहीं किसी का फंडामेंटल राइट इन्फ्रिंज ना हो जाए, और इन्फ्रिंज होगा तो ऊपरी कोर्ट में जाएगा मैटर, और मेरा रिकॉर्ड खराब होगा, और मेरा रिकॉर्ड खराब होगा तो भाई अपना रिकॉर्ड सब बनाना चाहते हैं, अपना रिकॉर्ड मेंटेन रखने के लिए कोई डिसीजन ही ना देता, बर्डन ऑफ केसेस बढ़ते जाते। कोई आज इतना बर्डन है जो एक केस जो है 10-10 साल चला जा रहा है, तो उस टाइम तो और लंबा चलता। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखा गया और ये सारी चीज़ें बनाई गई। तो इसलिए हम ओवरऑल क्या कह रहे हैं कि जुडिशियल फंक्शन स्टेट नहीं होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन स्टेट होगा। बस ये 2 पॉइंट जानते रहिए। अब देखते हैं अगला केस। अगला केस है चंद्रमोहन खन्ना वर्सेस NCERT का। 1992 का हमारे NCERT को लेकर मैटर उठ गया। NCERT का मतलब नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। पूछा गया कि क्या ये काउंसिल जो है आर्टिकल नंबर 12 के अंडर अब कवर होगी? तो सीधा सीधा कह देगा नहीं कवर होगी, भले ये तुमको देखने में गवर्नमेंट से कहीं ना कहीं कनेक्टेड दिख रही हो, अपने आप में ये ऑटोनॉमस बॉडी है। अब इसका जब तुम ऑब्जेक्ट समझोगे तब तुम्हें समझ में आएगा कि ये है कि नहीं है, और कहा गया कि क्यों नहीं है, तब तुम इसी को समझ पाओगे जब इसका ऑब्जेक्ट समझोगे। इसका ऑब्जेक्ट मेन क्या है कि जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड सोशल वेलफेयर है उसको एडवाइस करना और असिस्ट करना। किन मैटर्स में? जहां पे मैटर जुड़ा हो एजुकेशनल फील्ड में किसी भी तरह के पॉलिसीज और मेजर प्रोग्राम्स को इंप्लीमेंट मतलब लागू कराने से जुड़ा होगा। हमारे स्कूल के एजुकेशन सिस्टम में कोई भी जो एजुकेशन से जुड़ा कोई भी पॉलिसीज़ हैं, कोई भी मेजर प्रोग्राम्स हैं, तो उनको कैसे हम लागू कराएंगे, हमारी गवर्नमेंट कैसे लागू कराएगी, इस मामले में ये असिस्ट करती है, सलाह देती है, एडवाइस करती है। किसे? हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड सोशल वेलफेयर को। तो इसी में कहा गया कि हर बॉडी, हर ऑटोनॉमस बॉडी जिसका लिंक गवर्नमेंट के साथ है, तो सिर्फ लिंकअप गवर्नमेंट के होने के साथ ये नहीं कर देंगे कि हम सारी लिंकअप बॉडी को हम आर्टिकल नंबर 12 में जो है अदर अथॉरिटी के अंदर जो है हम राज्य मान लें। तो सीधी सीधी बात ये थी। अभी तक हम लोग ऊपर से क्या देखते आए कि कोई भी बॉडी थी जिसका कनेक्शन कहीं भी गवर्नमेंट के साथ दिख रहा था तो उसको हम तुरंत क्या करते हैं, अदर अथॉरिटी मान लेते हैं। बट अब क्या कह रहा है कि सिर्फ नेक्सस होना, सिर्फ कनेक्शन होना गवर्नमेंट से, ये प्रूफ नहीं करता कि वो आर्टिकल 12 में जो है राज्य कहलाने योग्य हैं। तो कुल मिला के यहाँ पे इतनी बात खत्म हुई। इसके आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हमारे सारे केस लॉस खत्म हो गए हैं। अब बारी क्या है कि अब सारी चीज़ों को अगर हम कंक्लूड करें और अदर अथॉरिटी को सिर्फ हम 3 पॉइंट में अगर कवर करें तो ये चीज़ें आपको निकल के आएंगी क्या
तो यहाँ पहला पॉइंट कह रहा है अगर कोई बॉडी है जो लॉ द्वारा या लॉ के तहत अगर बनी है तो वो बॉडी भी क्या कहलाएगी, अदर अथॉरिटी में कवर हो जाएगी। अभी तक जितनी भी चीज़ें हम देख के आ रहे हैं ऊपर, उन सभी का सम अप है, ये कंक्लूजन है कि ये सारी चीज़ें अगर हमें दिख गई तो हम उसको अदर अथॉरिटी मान लेंगे, इनमें से कुछ भी अगर हमें दिखता चला गया तो। दूसरा कह रहा है कि टेकिंग एड, अब गवर्नमेंट की सहायता से, कोई भी सरकारी सहायता अगर ले रहा होगा, गवर्नमेंट से सहायता लेके फल फूल रहा होगा कोई बॉडी, तो वहाँ पे उसको भी हम मान लेंगे। दूसरी अगला पॉइंट कह रहा है कि कोई भी बॉडी जो है, कोई भी बॉडी है, उसको लॉ द्वारा ये पावर दी गई है कि तुम अपने इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन को सही से चलाने के लिए तुम लॉ भी बना सकते हो, तो ऐसी बॉडी भी क्या हो जाएगी, अदर अथॉरिटी में कवर हो जाएगी। अगला कह रहा है कोई भी बॉडी जो फंक्शनैलिटी ऑफ स्टेट हो, मतलब स्टेट के जैसे फंक्शन कर रहे हो, जैसे गवर्नमेंट के फंक्शन होते हैं, तुम सार्वजनिक कल्याण मतलब पब्लिक वेलफेयर में काम कर रहे हो, तो ऐसी अगर कोई बॉडी जो पब्लिक वेलफेयर में काम कर रही है तो वो भी अदर अथॉरिटी में कवर हो जाएगी। अगला कह रहा है कि कोई भी एजेंसी या इंस्ट्रूमेंटलिटी ऑफ द गवर्नमेंट होगी, जितनी कोई भी एजेंसी के रूप में या कोई सरकार का साधन कह लो उसको, ठीक है, या कोई भी एजेंसी हो जिस पर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कंट्रोल हो गवर्नमेंट का, तो ऐसी बॉडी भी अदर अथॉरिटी में कवर हो जाएंगी। तो आज के लेक्चर में इतनी चीज़ें रहेंगी, बाकी के आने वाले लेक्चर्स में हम लोग आने वाले आगे के आर्टिकल्स को कवर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।